बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूँ आपके साथ मशल बुखारी। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो अहम मौज़ूआत जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे आज बहुत ही अंदोनाक, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान के इलाके मच में। दहशतगर्दी का ये वाक़या था जिसमें 11 अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए, उन्हें कत्ल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं उन लोगों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाने, उनको पकड़ने के लिए और उनको सामने लाने के लिए जो इसमें मुलव्विस हैं, और इसमें कौन से अंदरूनी और बैरूनी अनासर जो हैं वो मुलव्विस हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कुछ ऐसे सियासतदानों की जो आजकल, बल्कि कुछ अर्से से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद उन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए या वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं है या पाकिस्तान के दुश्मन है। सो इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में बात करेंगे बच्चों से जो जबरी मुशक्कत ली जाती है उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और जो दीगर जराइम हैं बच्चों के खिलाफ, उसके हवाले से जो है वो क्या खातिर खा कानून साजी और उस पर अमल दरामद जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फ़ारूक फ़ताफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से? ठीक ठाक है। लेकिन जो आज वाक़या हुआ है उसके बाद तो दिल जो है वो बहुत दुखी है और पूरी कौम इस वक्त जो है बड़े दुख की कैफियत में है, क्योंकि मच में 11 अफराद को जिस तरीके से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान दफ्तर खारजा के जो इक़दाम हैं, हमने देखा वज़ीर खारजा और फिर ISPR की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गुज़श्ता दिनों, जिसमें बड़ा खुल के एक डॉसियर जो है वो भी जारी किया गया था भारत के हवाले से, बड़ा खुल के बताया गया था। अच्छा, और अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अब तो दुनिया बात करने लगी है भारत के हवाले से। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट हम सबको याद है और इंडियन क्रॉनिकल्स जो है वो हम सबको अब मालूम है। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो इक़दाम हैं वो काफ़ी हैं? सबसे पहले मशल साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। हाँ, लेट मी एक्चुअली जस्ट क्वालिफाई। सबसे पहले तो आप जो वो है ना लोकेशन समझ लें। मच जो है वो 50 किलोमीटर दूर है, इससे साउथ में है क्वेटा से, यानी कि प्रोविंशियल कैपिटल के साथ ही है। 1 घंटे की ड्राइव है अगर आप 50 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से जाते हैं। वहाँ पे ये वाक़या होना वैसे ही बहुत अंदोनाक है। फिर इसके अंदर डबल नहीं ट्रिपल वहमी है। वहमी जो है वो जब एक साइड से, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से मुकार हो। एक तो ये है कि जो कान कुनान है हमारे मुल्क के अंदर, वो पहले ही बहुत ज्यादा पॉवर्टी का शिकार है और पहले ही बहुत वल्नरेबल होते हैं। दूसरा ये हजारा कम्युनिटी है। हजारा कम्युनिटी ट्रेडिशनली बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं और उसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है। अफगानिस्तान के अंदर हो चुका है, ईरान के अंदर भी इनके ऊपर इम्पैक्ट होता रहा है, और हमारे यहाँ क्वेटा के अंदर बार बार आपको पता होगा इस तरह निशाना बनाया गया। ठीक है। अच्छा, अब आप ने माशाल्लाह बड़ा ताक के सही जो है ना नफ्स पे हाथ रखा। वो ये है कि माजी में तो एथनिक उसकी वजह से और रिलीजियस कन्नोटेशंस की वजह से सेक्टेरियन भी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा इन चीजों को, कभी मजहब को और कभी ये मैं बता रहा था। देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री है बड़ी इंटरेस्टिंग। उसके अंदर बहुत सारे अवामिल रहे हैं माजी में। फॉरेन फंडेड होते थे लेकिन थे सही, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने इनके ऊपर काबू कर लिया था और इनको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आती है 14 नवंबर की DG-ISPR और फॉरेन मिनिस्टर की वो प्रेस टॉक, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हिंदुस्तान रॉ के जरिए और अपने DIA के जरिए नई रूह फूंकना चाह रहे हैं। और उसके अंदर उन्होंने खासतौर पे 2 कंसोर्शियम्स की बात की। एक तो बलोचिस्तान है, ये बलोचिस्तान में वायलेंस जो है एक एथनिक भी होता है और दूसरा सेक्टेरियन भी होता रहा है, रिलीजियस भी होता रहा है। लेकिन एक है BLA, BLF और BRA को मिलाकर जो हाँ सेपरेटिस्ट कह लें या दहशतगर्द कह लें, उनका एक इदारा बनाया गया और उसका नाम है बलोच अजोई संगर। ठीक है, एक तो ये जो है ना बना दिया। फिर उसके बाद
TTP, JUA और HUA को मिला के, इनके साथ मिला के एक पूरा कंसोर्शियम बनाना उसमें एक रिपोर्ट भी है जो कि पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बलूचिस्तान हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव लियाकत चवानी साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत चवानी साहब आपके वक्त के लिए। जो जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा हुआ है हज़ारा बरादरी के लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले बहुत से वाकयात जो हैं वो इस तरह के हो चुके हैं इन लोगों के साथ, और जाहिर है कि वो हुकूमत की तरफ देखते हैं। तो इस मरतबा क्या तसल्ली, तशफ़ी, क्या यकीन दहानी कराई गई है लियाकत साहब इन लोगों को कि कुछ किया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये इकदाम किया है? देखिए, कुछ किया जाएगा नहीं, बल्कि बहुत कुछ जो है इस हुकूमत ने किया है। पिछले 2.5 सालों में इस तरह के वाकयात जो है तकरीबन ना होने के बराबर हो गए थे। 2018 के मुकाबले में आज 2020 जो अब एक हफ्ता पहले गुजरा है, 75% जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है और जो वाकयात है उसमें कमी आई है। तसल्ली तशफ़ी आवाम को खुद है, खुद आवाम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक इंतहाई जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मौजूद है, और जहां भी कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है, जहां जहां उनके पांव के निशानात गए टेररिस्ट के, उनको कैप्चर किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है और उनको इंसाफ के कटहरे में लाया गया है। लिहाजा अब भी बलूचिस्तान के अवाम, हमारे हज़ारा बिरादरी की हमारे बहन, हमारे भाई, वो इस बात का मुकम्मल इत्मीनान रखें, अपने गवर्नमेंट पे मुकम्मल इत्मीनान रखें कि जो भी इस दर्दनाक, कर्बनाक, अलमनाक, शर्मनाक और वहशतनाक वाक़े में जो भी मुलविस होंगे, उनको जरूर उनका पीछा किया जाएगा और उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। राइट। लियाकत साहब, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। हम बात जब कर रहे हैं, खासतौर पे ऐसे लगता है कि दुश्मन अब सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जा रहा है, ख़ासतौर पे गरीब और वो अनप्रोटेक्टेड तबका, जिसके ऊपर शायद, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44 से 50% तक का रकबा बनता है, तो उसके अंदर हर जगह पे तो शायद रियासत जो है पुलिस या सिपाहियों को नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अब हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ टारगेट हो सकते हैं, तो इसके लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू टेक सर? देखिए, स्टेप्स तो ये है कि हमने अपने आवाम को बाहर सूरत, बाहर हालत हमने सिक्योरिटी फराहम करना है। क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया, 2.5 साल में जो बलूचिस्तान की जो तारीखियां थी, जो हम बदअमनी की वजह से, उसको हमने रोशनियों में बदल दिया और काफी पब्लिक को भी इत्मीनान तक, किसी हद तक हम भी ये समझ रहे थे कि हमने सारे जो लूपहोल्स थे वो बंद कर लिए हैं और सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बलूचिस्तान में एक टेररिज्म की नई लहर आई है, और इस लहर में सबसे पहले हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर अटैक किया गया, वहाँ उनकी भी शहादतें हुई। और फिर कल रात जो है ये अफसोसनाक वाकया सामने आया है। अपने तौर पे अब भी सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम हमारे हैं, लेकिन रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट जो है वो गए हैं और उन्होंने इंतहाई, एक तो गरीब है और एक है गरीब तरीन, ये वो गरीब तरीन मजलूम तरीन तबका है जो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बिल्कुल, मैं उस पर भी आती हूँ, क्योंकि रोजगार का जो ये जरिया है जी, ये कानकुनी का, उसमें 2018 के आदादो शुमार के मुताबिक मच में कोयले की कानों में 17,000 कानकुन काम करते हैं लियाकत साहब, और मजमूई तौर पर इन कानों से 35,000 अफराद का रोजगार जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि इस तरह की अगर खौफ राज की फिजा होगी तो उनके रोजगार मुतासर होंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए काम करना। सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ कि पसे पर्दा दुश्मन तो बड़ा वाजे है, लेकिन जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरनल एलिमेंट्स, उनको रोकने के लिए हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? देखिए, हुकूमत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल क्लियर है कि हवाम के अगेंस्ट जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे उसको हर्ट करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, हम उसके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, हम उसका पीछा करेंगे, उसको पकड़ेंगे और इंसाफ की कटहरी में बाहर सूरत पहुंचाएंगे। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि अब चूंकि एक लहर है और ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, तो जहां पे वल्नरेबल कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसे एरियाज हैं, वहां पे सिक्योरिटी जो है ना एक्स्ट्रा हम डिप्लॉय करेंगे, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और फिर कम्युनिटी के साथ इंगेज होके ये जितनी भी
हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है या सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना है वो हम करेंगे। और ऑलरेडी हम कल आप देख लें कि हमारे बलूचिस्तान लेवीज में खवातीन का बहुत बड़ा कैंप कल उनका पासिंग आउट हुआ है। वो ट्विटर पे जो विजुअल आए आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लेवीज जो ट्रेडिशनल हमारा पुलिस का सिक्योरिटी का इदारा था उसको हमने कितना अपग्रेड किया है। 2.2 बिलियन रुपीस पिछले साल हमने अपने पुलिस को की अपग्रेडेशन के लिए दिए हैं। बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर अब्रॉड भिजवाए हमने ट्रेनिंग्स के लिए। और अब चूंकि ये सूरत सामने आई है तो पुलिस, लेवीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पाक आर्मी, जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो आई अलर्ट पे हैं। मजीद उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी बढ़ाएंगे, डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि बलूचिस्तान में किसी एक फर्द का भी नाक किसी दहशतगर्द की आंखों हाथों खून ना हो। राइट आपने सही फरमाया सर कि बहुत वल्नरेबल तबका है जिसके ऊपर अटैक किया गया है। अब ये 11 खानदान मैं समझता हूँ उजड़ गए, तो इनके रिलीफ के लिए भी कुछ किया जाएगा खानदानों के लिए सर? बाहर सूरत किया जाएगा पिताफी साहब, बाहर सूरत किया जाएगा। देखें ये वल्नरेबल तो ये के मखसूस इस्लाम मखसूस एरिया के लिए है, बट इन कलेक्टिव टर्म्स, इन एक्चुअल टर्म्स हजारा, बलूच, पश्तून, आबादकार, बलूचिस्तान में आबाद तमाम मिनॉरिटीज, हिंदू भाई हैं हमारे, क्रिश्चियन हैं, वहां पर बाल्मीक हैं, जरतश्त हैं, कोई भी शख्स, हम सब जो है बहन भाइयों की तरह हैं। बलूचिस्तान के अवाम है, हमारा खुशी, हमारा गम, हमारा सूद, हमारा ज़ियां वो यकसा है, वो बराबर है, उसमें कोई तफरीक, कोई फर्क नहीं है। ये जो 11 मजलूमों के साथ जो जुल्म हुआ है उनके जो लवाकिन हैं, उनके जो बरादरी हैं, उनके जो फैमिलीज हैं, उनके दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। हम अपने सीने में, अपने दिल में उस दर्द को महसूस कर रहे हैं और ये हमारे लोग हैं, उनका दुख दर्द हमारा है। उनके जो लवाकिन हैं, शुहदा के जो बच्चे हैं वो हमारे हैं। बहर सूरत हम उनको असिस्ट करेंगे। न पहले अपने आवाम को हमने अकेला छोड़ा है, कोविड के क्राइसिस में अपने आवाम को हमने अकेला नहीं छोड़ा, इस क्राइसिस में नहीं छोड़ेंगे। और बहर सूरत सिक्योरिटी भी मेक श्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे और साथ ही जो शुहदा है उनके बच्चों को जो है उनकी किफालत भी करेंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी फराहम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हम ऐसे तरीके से सरअंजाम देंगे। सर वेरी क्विकली, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक फिक्स की है कि किसने ये काम किया है? प्लीज पिताजी साहब रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि अभी तक हम ये जिम्मेदार का तयन कर सके हैं कि कौन है, लोकल ग्रुप कौन सा था? इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और हर एंगल से जारी है। बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है, जो हमारे पास एक्चुअल डेटा आएगा या कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है वो फिर उसी अंदाज में मैं शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा फ़ारूक, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 अभी जो सामने आई है उसके मुताबिक तालिबान के जो मुख्तलिफ गिरोह हैं वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, रीग्रुपिंग हो रही है और कुछ भारत और अफगानिस्तान, खासतौर पर अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल जिस तरीके से भारत कर रहा है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तान बार बार जो है वो ये सवाल उठाता भी रहा है अफगानिस्तान से, ये मामला ना। आप समझते हैं कि अभी गुज़श्ता दिनों में बड़े ही हाई प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, फिर वजीर आजम भी गए, एक दिन का उन्होंने दौरा किया अफगानिस्तान का। ये मामला जो है क्या इसको मजीद बेहतर तरीके से उठाना चाहिए? जी मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक फ्रेमवर्क बन गया है, उसको अपाप्स कहते हैं, राइट। उसके अंदर जो है हर उसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी मौजूद है जिसका काम ये है, इंटीरियर हो, टेररिज्म हो, इकानमी हो, ट्रेड हो, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप भी है। हाँ जी, लेकिन ये खासतौर पर क्योंकि दो एग्जेक्टिव्स के दरमियान है तो इसका ताकत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बार बार इस मामले को उठाएगी भी सही और इस मामले को हल भी करेगी। ये याद रखें कि जब प्रेशर हुई थी जिसकी हम बात कर रहे हैं डॉसियर की, उसके अंदर ये तो बताया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लेकिन साथ ये भी बताया गया था कि इंडिया में भी है। और जो इंडिया वाले ट्रेनिंग कैंप्स हैं उसकी तो हरकतें आपको अब नजर आना शुरू हो गई हैं।
फिर उसके बाद उसी में उन्होंने नाम दिए थे, बैंकों के मनी ट्रेल दिए थे कि ये फ्ला ये अमेरिकन रिपोर्ट से जी बैंक्स की जो डिटेल्स थी 44 बैंक्स हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले जी आप फिंसन की बात करिए ना, फिंसन हुआ, लेकिन हमारा जो है ना कम्प्लीमेंट हुआ कि हमारे डॉसियर में हमने खास तौर पे पंजाब नेशनल बैंक का बताया कि उसके अकाउंट से जी उसके अकाउंट से पैसे आए और अफगानिस्तान में गए और वहां पे किनको स्पॉन्सर किया, टीटीपी और बीएलए की मुलाकात को और एचयूए की और जो इसकी है दूसरी अहरार है भारतीय सफारतखानों के अंदर जो मुलाकातें होती रही। हाँ जी एग्जैक्टली तो उन तमाम चीज़ों को देख के इस वक्त वी हैव द काइंड ऑफ केस जो कि इंडिया को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर रहा है और करता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान ने दोबारा सिग्नल किया है कि हम बात करने को तैयार हैं या मुल्क के अमन करते हैं, इंडिया के अंदर ये लॉबी खासतौर पर अजित डोवल की जो लॉबी है वो एक्टिव हो जाती है और फिर वो अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे शक ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना तबाही करके ही खुश होते हैं और कुछ नहीं होता। आगे हम चलेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का बड़ा पुराना वतीरा है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करो, लड़ा दो, कभी मज़हब की बुनियाद पे, कभी लिसानियत की बुनियाद पे। आप समझते हैं कि अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतने मैच्योर हो चुके हैं या इतनी समझ बूझ है उनको कि वो इन चीज़ों या इन बातों के अंदर नहीं आते? अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है लेकिन ट्रिक क्वेश्चन है, बड़े आपने अक्लमंदी से दनाई से आपने वो किया, मैं फंस जाऊंगा इसमें। मामला ये है कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर दनाई और दानिशमंदी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। बीएलए वगैरह वाले पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इसी तरह से टीटीपी के अंदर बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड और क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया तो अब वो दुश्मन से मजीद कुमक लेके आप पे फिर अटैक करना। फिर मजहब ऐसी चीज है जिसमें बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग, सेंसिटिव होते हैं। और मजहब का अजीब है कि एक साइड पे बीएलए वगैरह वाले आपको कहेंगे कि जी हम तो मजहब में बिलीव नहीं करते, हम नेशनलिज्म में करते हैं, और दूसरी साइड पे फिर वो टीटीपी के साथ भी हाथ में ला रहे हैं। अल्लाह नजर बलोच जैसे लोग अब अगर जो है वो फजलुल्लाह जैसे लोगों के साथ मिलते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा, ये तमाम चीजें करने के बाद जो अफसोसनाक मामला है कि इन लोगों को मैनिपुलेट तो वो कर लेते हैं। हमने एक बनाया था, आपको याद होगा, नेशनल एक्शन प्लान, उसके अंदर बलोचिस्तान की खास तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी। हमने बात भी की है, लेकिन हमें हाईलाइट करना है कि जब से रद्दुल फसाद शुरू हुआ है हमने बहुत सारे आईबीओज किए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और उससे ये होता है कि आप जाके वहाँ पे उनको क्रैक डाउन करते पकड़ लेते और बहुत फर्क भी पड़ा है। देखिए ना, कहाँ जिस तरह के वाकयात आए रोज होते थे उसमें अब तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में शायद कदर जो है वो तभी होती है कि जब चीज आपके पास नहीं होती। एक दिन आप उठते थे तो आपको पता चलता था कि इस्लामाबाद की कचहरी पे हमला हो गया, अगले दिन आप उठते थे तो आपको पता चलता था कराची के अंदर जो है नेवल बेस के ऊपर अटैक, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, क्या ऐसी कौन सी जगह नाउ वी हैव माशाल्लाह टोटली डिग्रेडेड देम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया एक तो बलूचिस्तान का रकबा ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है, तो उसके अंदर दहशतगर्दों को छुपने का मौका मिल जाता है टेरेन की वजह से। दूसरा, इंडिया की स्पॉन्सरशिप की वजह से ये तमाम चीज़ें होती है। अगर हम अपनी रियासत के साथ उसकी पुश्तीबानी करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि वी विल बी एबल टू एक्सपोज इंडिया एंड क्रैक डाउन ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स। इंशाल्लाह। अब अफगानिस्तान की तरफ मेरे ख्याल में अगर हम आ जाएं, भारत अपने मुल्क के अंदर जो कुछ कर रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो उनकी अपनी जो निचली जाते हैं उनके साथ उनका सलूक, मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन के हवाले से आज तक गुज़श्ता 70 सालों में जो कुछ होता रहा, और ख़ास तौर पे ये 2019 से लेकर अब तक, अब अफगानिस्तान के अंदर भी इस तरह के शर्मनाक जो वाक़यात सामने आए हैं, मेरी तो ज़बान भी मुझे अजीब लगता है वो बात करते हुए। आप अगर उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करें तो एक तो जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं ये 28 तारीख को हुआ, 28 दिसंबर को, और काबुल में हुआ। दीप देसाई नाम का एक बंदा जो कि इंडियन टूरिस्ट था, वो गया है एक लड़की को झांसा देके, 15 साल की बच्ची को, कि तुम्हें नौकरी दिलाएंगे और वीज़ा इसमें
स्कॉलरशिप दिलाएंगे इंडिया के अंदर, उसको बुलाया है, अफगान बच्ची को, और उसको फिर रेप किया है और उसके बाद वीडियो टेप करके उसको वायरल कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक साइड पे ये हुआ है और ये सारे का सारा सपोर्टेड बाय द इंडियन एम्बेसी देयर। उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, उसका नाम मिलिट्री अताशी जो है, उसका नाम है ब्रिगेडियर एस.के. नारायण, और एस.के. नारायण जो है उसके ऊपर भी ये इल्जाम लग चुका है कि ही एक्चुअली ल्योर्ड अफगान वुमेन एंड किड्स इनटू द एम्बेसी और वहां पे रेप करता था। और यानी न सिर्फ अफगान ये जो भारतीय फौजी हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि भारतीय शहरी भी है दूसरे मुल्कों में जाके भी इस किस्म की, और उसकी साइकोलॉजी देखें, हर पैथोलॉजी जो है ना के पीछे साइकोलॉजी होती है। ये एक पैथोलॉजी है जिसको समझना जरूरी है, और वो ये है कि आप अगर अजित डोवल की वो स्पीच सुने ना 2014 की, जो उसने खास तौर पे एक मजहबी इदारे में जाके दी थी, तो उसने एक टर्म यूज की थी डिफेंसिव ऑफेंस, लेकिन वो अपनी जगह पे। उसके साथ उसने एक और बात की थी कि जी मुगलों का और उनके साथ ताल्लुक जोड़ना। इंडिया के अंदर आज के दिन जो लोग हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि अगर बाबर ने या औरंगजेब ने कुछ किया था तो उसका बदला भी हम मुसलमानों से लेंगे। ये इतनी नफरत है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं बशमूल इंडिया के, दे आर बीइंग अटैक्ड एंड दे आर बीइंग डिमिनिश्ड लाइक दिस। और ये इतने नफरत में का कहा जा रहा है मुझे जी, आप सोचें वो मेंटालिटी कि जाके किसी और मुल्क में पहले इज्जत लूटना, वीडियो बनाना और फिर उसको पब्लिक करना। और ये सारे वाकयात ऐसे हैं कि जिससे खुद भारत जो है वो खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, वो एक्सपोज हो रहा है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ मुसलमानों तक की बात नहीं है, भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, वो सिख हों या वो हिंदुओं की निचली जात हैं, उनके साथ भी जो सलूक हो रहा है वो भी सबके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिए। कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आजाद होने का। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये सिर्फ हिंदुत्व को मानते हैं। ये वो आखिरी जो पत्ता खेल गया है, इसके बाद अब इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उन लोगों को हकीकत का नहीं पता जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है। अब सारी कौम ने कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना है। हर दुनिया का फोरम के ऊपर हम जाएंगे। पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। It's inhuman. It's violation of every humanitarian right of the people of Kashmir. 100,000 have lost their lives. They have lost fear of death. At least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. People of Kashmir have the right of self-determination. Illegally, they revoked Article 370. United Nations की Security Council के अंदर इजलास में डिस्कस हुआ 3 दफा। They put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. This is a test for the United Nations. This is the time to take action. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting their Kashmiri brothers and sisters. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime.
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ शरपसंद अनासर हैं उनके पीछे कौन हो सकता है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ हैं उसके पीछे कौन हो सकता है। अगर भारत ये सब कुछ कर रहा है तो समझ में आता है कि एक दुश्मन जो करता है वो वही कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, अंदरूनी एलिमेंट्स, जो कि सियासी जमातें हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, वो वही ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, स्पेशली गुज़श्ता कुछ अरसे से, जो ज़बान भारत की है। सो यहाँ पे बड़ा एक सवाल उठता है कि आखिर उनका मकसद क्या है या उनका एजेंडा क्या है। सो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और फारूक, क्या आपको लगता है कि हुकूमत को ज़रूरत है रिस्पॉन्ड करने की या लोगों को बताने की कि कौन क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है, या अवाम अब इतने समझदार हैं? क्योंकि जो हमें रिस्पॉन्स नज़र आया है, जो जलसे हुए गुज़श्ता दिनों में, लाहौर का हो या फिर उससे पहले पेशावर का हो, तो उसमें सही और गलत की इतनी पहचान तो होनी चाहिए कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए। बिल्कुल सही है। देखें, पहले तो आपको कम्प्लीमेंट दूं कि आपने बगैर पीडीएम का नाम लिए इतनी बात कर दी, और पीडीएम बड़ा अंडरस्टूड है कि कौन बात कर रहा है। लेकिन पीडीएम में भी खास तौर पे, सारी पीडीएम नहीं है इस चीज के ऊपर मुत्तफ़िक़। हाँ जी, 11 पार्टियों में से खास तौर पे 11 पार्टियों में से 10 पार्टी हैं जो ये कर रही हैं। एक पार्टी है जो खामोश होकर अपना काम कर रही है। उसका हम बात करेंगे। पीडीएम के जो 3 नजर आने वाले जुज़्व हैं, एक PMLN, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि अगर इनका ब्रेन ट्रस्ट देखे ना मिला के, तो सिर्फ एक पार्टी के पास ब्रेन ट्रस्ट है, चाहे वो एतजाज एहसन हो, चाहे वो रजा रब्बानी हो, फतहुल्लाह बाबर हो, थिंकिंग मैन। मुल्क से बाहर हुसैन हक्कानी बैठे होंगे, ये तमाम पीपल्स पार्टी के लिए ब्रेन ट्रस्ट उनका के तौर पे काम करते हैं। PMLN के अंदर हमेशा वो डंग टपाव किस्म का काम होता है, डंडा उठा के सियासत की जाती है, और उसकी वजह से आप एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज, ये कोई फॉरेन क्यों ले रही हैं या लोकल ले रही हैं, लेकिन जिस तरह से डॉन लीग्स में ये लोग एक्सप्लॉइट हुए थे, क्योंकि वो जो साहब थे ना, जो कॉलमिस्ट थे और जिन्होंने जाके ब्रेक किया और सारी कहानी हुई, वो असल में जरदारी साहब के फैन है, वो नून के फैन नहीं है। और जरदारी साहब ये करते हैं कि उठाते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगी, क्योंकि जरदारी साहब जो है ना, वो सियासतदान बड़े जबरदस्त है, वो बड़े तरीके से चलते हैं। आप देखें ना, उन्होंने बहुत खुल के बात नहीं की है। हाँ। जो जिस तरीके से मरियम बेबी, नवाज शरीफ साहब या मौलाना फजलुर रहमान बात करते हैं, जरदारी साहब और बिलावल भी, मुझे लगता है उनको भी बड़ी वाज़े इंस्ट्रक्शंस हैं कि खुल के बात नहीं करनी, बात कर जाओ लेकिन तरीके से। एक तो आप जैसे हमारे जो सहाफ़ी हैं ना, खास तौर पे टीवी पे, उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए जब वो जरदारी साहब को उनके साइज से बड़ा बनाए। अच्छा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब जो है सियासत करते हैं, लेकिन वो जेल वाली और गली मोहल्ले वाली। चलें, आप इसको पॉजिटिव कहें, नेगेटिव कहें, लेकिन करते तो है ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। ये जो सारी कहानी है ना, दे हैव यूज्ड PMLN बैडली, कि PMLN गंदा हो जाए। हाँ। और फिर जरदारी साहब कहें नहीं हम तो अच्छे हैं भाई, हम तो काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जरदारी साहब की भी विजन की जो लिमिटेशन है, उस दिन हमें सुनाई दे गई थी जब उन्होंने ईंट से ईंट वाली बात की थी, याद है? वो तकरीर जो थी, उस वक्त जितने मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं सर पकड़ के बैठे थे कि इस बंदे ने किया क्या है। और सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्टर आसिम को पकड़ लिया गया और इनको जज्बाती होकर इन्होंने रियासत को चैलेंज कर दिया। जरदारी साहब के पास ब्रेन ट्रस्ट है, लेकिन वो जरदारी साहब का नहीं है, वो जरदारी साहब का नहीं, पीपल्स पार्टी का है। एंड इट फंक्शंस इन स्पाइट ऑफ जरदारी साहब, नॉट बिकॉज ऑफ जरदारी साहब, ठीक है। लेकिन जो PMLN है, उसका मसला ये है कि एक तो पहले ही कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कि इनके पास जो है रिवर्स गियर नहीं है। जब भी कभी लड़ाई करने पे आते हैं तो वो रिवर्स भी नहीं लगाते, ब्रेके भी नहीं लगाते। फिर होता क्या, 99 हो गया। उसके पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह से वो हुकूमत से निकल जाते थे और क्या होता था। अभी उनकी बेटी का भी वही रुझान है। और उसके अंदर मैंने आपको एक और डायनामिक बताया था कि उनकी पार्टी के अंदर, क्योंकि एक और तबका है शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट भी हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो ख़ास तौर पे कहते हैं कि दोस्ती करो और साथ चलो। तो ये जो रियासत के ऊपर अटैक करती हैं, प्राइमरीली अपनी पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ को डिमिनिश करना चाहती हैं। लेकिन मामला ये है
कि आप सियासतदान बनना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के प्रेजेंस में आपको कहा जाता है कि आप पीएम कब बन रही हैं। अगर आपने बनना है पीएम तो आप पाकिस्तान की बनना चाहती हैं या इंडिया की? क्योंकि इंडिया वाली बातें करेंगे तो फिर यहाँ पे तो आपको पंजाब का वोटर तो नहीं देगा वोट। हम सारे के सारे कहते हैं लीडर बन गई, लीडर बन गई। मैं कल परसों देख रहा था, एक वो हमारे भट्टी साहब हैं और हमारी जो और कोलीग हैं वो बातें कर रहे थे, तो उसके अंदर ख़ास तौर पे कहा गया कि जी वो अवाम फैसला करेगी। तो अवाम ने आज तक मरियम नवाज को तो एक वोट नहीं दिया। She has never been elected to the public office. अच्छा, जहाँ तक बात है मौलाना फजलुर रहमान, सियासत है ना जी, इस तरफ भी देखें, exactly. और उसके अंदर NA 120 की बात मैं फिर करूँगा। उसके अंदर इन्होंने कोशिश की, लेकिन NA 120 में वालदा मुहतरमा जो फौत हो गई उनके लिए कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जो है वोट टर्न आउट PMLN के लिए काफी कम था। अच्छा, एक सवाल बनता है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। आप कहती हैं कि काउंटर करना भी चाहिए या नहीं। बात यह है कि अगर ये सिर्फ हुकूमत पे हमला होता तो हुकूमत बर्दाश्त कर जाती। एग्जैक्टली, जो जिस तरीके से रियासती इदारों को मिलाइन किया जा रहा है पाकिस्तान और कॉन्स्टेंटली, ये ज्यादा बड़ी बात। हमने अभी बात की है कि मच के वाक़े से पहले जो FC के ऊपर अटैक हुआ और जगहों पे हो रहा है, हमारी फौज के ऊपर अटैक होते हैं, फौज जाके बहुत ही बहादुरी से दहशतगर्दों को आज भी ख़त्म कर रही है। इंडिया भी अटैक करता है, अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी अटैक होता है, आपकी ज़मीन पे भी होता है, और वो लोग आपको डिफेंड कर रहे हैं और आप जो उनके कुर्बानियों का फ़ायदा उठाते हैं आप उन्हीं पे हमला करें। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो गवर्नमेंट ने सही काम किया है कि गवर्नमेंट इसका काउंटर करती है। आज के दिन एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और वो ये है कि मुराद सईद साहब का उसी टाइम पे उनकी जो टॉक थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा TV कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन बट ही इज़ माशाल्लाह, ही नोज हिज स्टफ और TV भी जानते हैं, तो ही रिबटेड देम वेरी वेल। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि आपने बात की मुराद सईद साहब की, तो FATF कानून साजी पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हाँ जी। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। अभी तो हुकूमत तो ये कहती है ना कि इनका असल मकसद जो है, जो इमरान खान साहब बार बार रिपीटेडली ये कहते हैं कि NRO इनका मकसद है और वो इनको नहीं मिलना। दूसरे उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो है उनका पूरा फोकस इस वक्त अवामी फलाह के कामों पर है। आप देखें कि जो पनाहगाहें हैं, जो फिर एहसास प्रोग्राम है और उसके अंडर फिर और 14 प्रोग्राम्स हैं, फिर कोविड-19 से निपटने के लिए जो बिजनेसेस बंद होने जा रहे थे, जो कुछ उन्होंने किया, तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा फर्क गवर्नमेंट को पड़ नहीं रहा जो कुछ PDM करना चाह रही है। और PDM को भी अब समझ आ गई है मेरे ख्याल में, क्योंकि अंदरूनी जो इख्तलाफात शुरू हो गए उनके। जी, मेरे ख्याल में जो अंदरूनी इख्तलाफात है उसकी वजह तो अपनी अपनी इंटरेस्ट है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी समझती है कि नून हमेशा उसको चकमा दे के फ़ायदा ले जाती है और नून हमेशा असल में इस्तेमाल हो जाती है और जरदारी साहब goes away with all the prize, right? लेकिन दूसरी साइड जो है, मेरे ख्याल में आपने सही फरमाया कि अभी हम बार बार जरदारी साहब की पार्टी की बात करते हैं तो उस पार्टी का नाम लेते हुए किसका नाम ज़हन में आता है? सबसे पहले भुट्टो साहब का। वाई हाँ, लेकिन बनाई तो भुट्टो साहब ने ना। अच्छा, भुट्टो साहब की वजह शोहरत क्या थी कि वो अवाम के अंदर अपील करते थे और ख़ास तौर पे गरीबों के लिए काम करने की कोशिश की। जो भी बंदा इस मुल्क में अवाम के साथ, अब देखें मियां नवाज शरीफ का एक शॉट दिखा दें मुझे जहाँ पे वो किसी पनाहगाह टाइप की जगह पे जाके आम अवाम के साथ खाना खा रहे हैं और साथ बातें कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हो। व्हेन रियासत पाकिस्तान एंड हुकूमत पाकिस्तान और उसका भी चीफ एग्जीक्यूटिव अवाम के पास जाके बैठता है और उससे उसका दर्द दिल मालूम करता है, तो मेरे ख्याल में जितने लोग उस सर्कल में हैं वो कभी भी किसी और को वोट नहीं डालेंगे। देखें, मैंने ARD करके और जमहूरियत करके 10 साल गुजारे हैं और इनके तमाम डंडे भी खाए हैं और फिर भी इनकी वाह की है, लेकिन ऑनेस्टली जब ये इलेक्शन हो गए और जब से विजन हमने देखी है PM की, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो बैक टू द ओल्ड डेज। उसकी वजह है कि एक नई हुकूमत है जिसके अंदर कम अज़ कम कोई ये नहीं कहता कि आई एम एंटाइटल्ड क्योंकि मैं बादशाह की बेटी हूँ या बादशाह का बेटा हूँ।
लेकिन आपको लगता है कि अवाम हमारे जो हैं वो उनको जिस तरह से दिखाई गई ना बड़ी बड़ी चीज़ें कि शायद मोटरवेज बना लेना या अंडर पासेस बना लेना या एक ज़ाहिरी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है उसको बेहतर कर देना, ये अवाम के मसाइल थे और ये हमने हल कर दिए। आप ना अस्पताल बनाते हैं, ना आप स्कूल्स बनाते हैं, ना लोगों की सेहत का ख्याल करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो बहैसियत वज़ीर आज़म, ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल जो बुनियादी चीजें हैं ये उसके ऊपर काम करें, जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं। क्या अवाम को ये मालूम है कि उनके लिए बेहतरी इन चीजों में है, मोटरवेज में या मेट्रो में या उन चीज़ों में नहीं? देखिए, मेरा मसला ये है कि मैं नवाज शरीफ को या आसिफ अली जरदारी को मोटरवे से अलहदा करके सोचता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में ये दोनों कंपीटिंग वैल्यूज़ नहीं हैं। आज भी आपके मुल्क के अंदर जो है सीपैक की वजह से नेटवर्क बन रहे हैं और सड़कें बन रही हैं, और इस हुकूमत के होते हुए अगर आपने बिटवीन सिटीज़ ट्रैवल किया है तो यू विल बी एस्टॉनिश्ड। मुल्तान अगर आप जाएं, मैं गया रिसेंटली, तो पहले आपको 9-10 घंटे लगते थे और अच्छे खासे सिंगल रोड से गुजरना पड़ता था, अभी 5 घंटे में पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से आप सिंध जाएं, सिंध के अंदर भी नेटवर्क बन रहा है, तो मेरे ख्याल में सीपैक की वजह से वो भी काम हो रहा है। मामला ये है कि वाइल दीज थिंग्स आर बीइंग डन, एक सवाल आता है आपको, मुझे और आम आवाम को, कि आर यू हैप्पी और आर यू मिजरेबल? अगर आप टूटी खोलें और पानी वो निकले जो ब्राउन कलर का और उससे कैंसर होता हो, तो क्या आप खुश होंगे? अगर आपको जोड़ों से बीमार है और उसको सेहत की सहूलियात नहीं मिलती है, उसको अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, उसको डॉक्टर नहीं मिलता, तो वो मोटरवे का क्या करेगा, वो मेट्रो का क्या? इमरान खान साहब के आने से और हुकूमत में मौजूद होने से एक काम जो हमें करना है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि मीडिया जो एक साइड पे चल पड़ता है ना, खासतौर पे जो पीडीएम को उठा उठा के वाह वाह लीडर बन गया, यू नीड टू अफेक्ट अ रिफॉर्म। और वो ये है कि पीटीआई के अंदर बाहर के कोई मरूसी सियासत नहीं है। इमरान खान साहब अगर किसी दिन हटे तो उनके बाद इमरान खान साहब का बेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। तो मामला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जब इनहेरिटेंस चलती है ना जी, तो उसके बाद क्या होता है, अगर लीडर अकाउंटेबल नहीं है तो इर्द गिर्द वो किसको रखता है? वो उनको नहीं रखता जो कि आपको अच्छा मशवरा दे, बल्कि उनको रखता है जो वो बात कहें जो आप सुनना चाहते हैं। यानी कि आप जो है सिफारशियों को, मालचियों को खुश करने वालों को रखते हैं, अच्छी लगती है। और इस वजह से वो होता है, यू हैव टू अफेक्ट अ चेंज, कि अगर इन पार्टियों ने रहना है तो उनके लीडरशिप को अपनी पार्टी अरकान के सामने अकाउंटेबल तो होना चाहिए। बिल्कुल सही है, और बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त हम ये इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि जो सियासत खेली जा रही है और जो जलसे हो रहे हैं उसके अंदर क्या अवाम के हवाले से जो बातें की जा रही है वो अवाम की फलाह के लिए है, वो अवाम का मसला है, या अवाम के जो काम है उसके ऊपर कोई तवज्जो दे रहा है अगर हुकूमत दे रही है। मेरे ख्याल में ये जो वाज़े एक फ़र्क है, ये इसको नोटिस करना बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों? मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? शहादत की
कसूर है जिस वजह पर हमारा बच्चा मारा गया? हमें इसका जवाब चाहिए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वो बेगुनाह है, हमें उसकी लाश दे दो। बेगुनाह था, वो बेगुनाह था। तीनों बंदे सामान लाने के लिए गए थे। इनके जो भी इल्जाम है गलत है। कश्मीरी हमेशा बेगुनाह है। ये कश्मीरी की नस्ल को कमजोर करना चाहते हैं। दिलबरी की हंसी तस्वीर तुम हो, किताब इश्क की वो सजिल तहरीर तुम हो, सितम के खात्मे की। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों से जबरी मुशक्कत के हवाले से मुताल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए एक कमीशन कायम किया है और ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर अंदर अदालत के अंदर ये रिपोर्ट जमा कराए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने जो वफाकी दारुलहुकूमत के मुज़फ़्फ़ात में भट्टे हैं उनसे बच्चों को बाजियाब कराया था और फिर उन बच्चों को अदालत में पेश भी किया गया और जो भट्टा मालिक था उसको गिरफ्तार किया गया था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 80 भट्टे हैं जिनमें से 14 का ऑडिट हो चुका है और बाकियों का अभी होना है। जिस तरह से इन बच्चों से, मासूम बच्चों से जबरी मुशक्कत ली जाती है, पूरे पूरे ख़ानदानों को एक तरह से हब्से बेजा में रखा जाता है और फिर इनसे काम लिया जाता है। कई मरतबा इनको इनकी उजरत जो है वो भी नहीं दी जाती। सो ये कितना बड़ा मसला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड अगर हम चाइल्ड लेबर के मुख्तलिफ लोगों के घरों में जो बच्चे काम करते हैं उनके साथ जो जुल्म, जो ज़्यादतियाँ होती हैं और जो उनके साथ सलूक किया जाता है उसके वाक़ात भी आते रहते हैं आए रोज सामने। तो आज हम खास तौर पे इस हवाले से बात करेंगे और कुछ दीगर क्राइम्स जिनमें बच्चों से जो जिनसी ज़्यादती के वाक़ात हैं वो जितने बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग के वाक़ात हैं, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और फ़ारूक, की जो कमीशन बना है, सबसे पहले तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि देर आए दुरुस्त आए, बड़ा अच्छा है, कवानीन भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, अमल दरामद नहीं होता, अदालत ने नोटिस लिया और कमीशन बनाया, एटलीस्ट ये तो बड़ा अच्छा। पहले तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जब से ख़ास तौर पर अतर मिन्नतल्लाह साहब जो है जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसे स्टैंड लिया है जैसे लगता है कि मेरे दिल से आवाज़ आ रही है। तो आई शुड कम्प्लीमेंट है। और ख़ास तौर पर इस तरह का कमीशन अगर एक दफ़ा ऑडिट कर लेगा, फैक्ट फाइंडिंग कर लेगा, 1 महीने का टाइम है, तो उसके अंदर जो है फिर एक्शन भी लिया जा सकेगा। अदालत के पास कानून को इंटरप्रेट करने की ताकत होती है। कानून है लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशनबिलिटी है वो जो है ना अदालत तय कर सकती है। तो उसके अंदर सारे का सारा स्ट्रक्चर या कॉन्टोर्स आ बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उमर आफ्ताब साहब और ख़ास तौर पे बच्चों के हुकूक के हवाले से बहुत काम करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब साहब आपके वक्त के लिए। उमर, एक तो चाइल्ड लेबर और ख़ास तौर पे जो भट्टों के ऊपर बच्चों से काम लिया जाता है, जबरी मुशक्कत है, पाकिस्तान का कानून तो बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से, जरा इसकी वजाहत भी कर दें कि पाकिस्तान में कवानीन जो है इस हवाले से क्या कहते हैं और उसके बरक्स होता क्या है। कुछ डेटा तो मेरे पास था जो अदालत को भी बताया गया कि 80 भट्टे इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में, सिंध में ये सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल शुक्रिया जी। एक तो आई थिंक बिल्कुल हमें कानून के अगर उस पर देखें तो पाकिस्तान जो है उसने जो ILO का कन्वेंशन है जिसमें 1973 का कन्वेंशन मिनिमम एज के हवाले से है, फिर जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर के हवाले से 1999 का कन्वेंशन है उस पर पाकिस्तान सिग्नेटरी है। फिर हम ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड एक्ट 1991 है वो सबसे पहले इस्लामाबाद में उसका निफाज हुआ और उसके बाद फिर 95 में बलूचिस्तान ने भी फिर उसको जो अडॉप्ट किया और फिर 2015 में KPK में हुआ। फिर पंजाब में अगर हम देखें तो जो भट्टों के हवाले से
2016 में कानून चाइल्ड लेबर के हवाले से आया। ओवरऑल जो 2016 में चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से सिंध में फिर जो है वो 2017 में ये लॉ जो है ये पास किया गया, और फिर पंजाब में 2019 में डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उनके हवाले से भी जो लॉज हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। फिर हम अगर अपनी आइन के हवाले से देखें तो जो आर्टिकल 3 है वो जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके हवाले से बात करता है। ठीक। फिर आर्टिकल 25A जो है वो मतलब बच्चे के लिए 5 से 16 साल की एज तक के लिए मैंडेटरी करता है कि उसको जो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो अगर हम कानूनी पर्सपेक्टिव में देखें तो लॉज पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद तो इसका मतलब ये है कि मसला अमल दरामद का है, कानून के ऊपर अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो आखिरी जो लेबर सर्वे हुआ उसमें कुछ 12.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर हम जो डोमेस्टिक वर्कर्स देखें तो वो तकरीबन को 3.25 लाख के करीब जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं 3.25 लाख वो बच्चे हैं। इन एडिशन टू दैट 12.5 मिलियन 12.5 मिलियन के अलावा ये 3 लाख आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और फिर इसकी भी कई फॉर्म्स हैं, जैसे भट्टे पे तो एक फॉर्म है, घरों में बच्चे काम करते हैं, वर्कशॉप्स में हम देखते हैं। अच्छा फिर इस सारे के साथ अगर हम देखें तो अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखें अनफॉर्चुनेटली जो चाइल्ड अब्यूज जो है वो हमारे यहाँ कुछ अरसे से आप देखें तो वो मतलब ये एक सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान में हर 3 घंटे में एक बच्चा जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार जो अच्छा, है इसमें भी उमर थोड़ी सी मजीद वजाहत की जरूरत है कि क्या वाकयात बढ़ गए हैं या वाकयात रिपोर्ट अब ज्यादा हो रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। देखिए ये दोनों चीजें हैं, वाकयात बढ़ भी गए हैं और मीडिया जो वाइब्रेंट मीडिया है उसकी वजह से, लेकिन मीडिया तो अब काफी अरसे से है ना। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ जो तशद्दुद के वाकयात हैं वो बढ़ गए हैं। अच्छा बच्चों के लिए क्योंकि देखें ये है कि जो बच्चे जो हैं वो इजी टू एक्सप्लॉइट हैं। वो चाहे आप लेबर के हवाले से देखें तो उनको कम से कम जो है वो पैसे दे के उनसे काम करवाया जा सकता है, उनको वैसे सेक्सुअली जो अब्यूज किया जाता है क्योंकि बच्चे धमकाया जा सकता है आसानी के साथ। जी बिल्कुल। तो और वो उस तरह हमारे यहाँ बच्चे की बात को भी सीरियसली नहीं देखा जाता। हमने चाइल्ड अब्यूज के केसेस में भी देखा है कि बच्चा अगर एक दफा कहीं अपने घर वालों के सामने बात करता है तो वो घर वाले उसको डांट देते हैं, उसको यकीन नहीं करते। और जो बच्चा अब्यूज हुआ है और अगर एक दफा उसकी बात पे यकीन नहीं किया जाता उसके बाद दोबारा से वो अपनी जो आवाज है उसको बंद कर लेता है। वो फिर बिल्कुल सही है। मतलब एक ओवरऑल अगर हम देखें तो जो राइट्स पर्सपेक्टिव से और बच्चों के हवाले से खास तौर पे। अच्छा फिर इस सारे में हमें थोड़ा सा जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ जो है जी मेंटल हेल्थ की मैं खास तौर पे बात करना चाहता हूं, बट द मेन क्वेश्चन जो आपने अभी खास तौर पे कहा, इनविजिबिलिटी ऑफ दिस मैटर। हम लोग अपने बचपन से मेरे ख्याल में सुनते आ रहे चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ का, और बार बार अगर आपको याद हो साहिल रिपोर्ट करता था सिर्फ अखबारों के तराशों की बेस पे, और उस वक्त भी कोई कम नंबर नहीं होता था, चाइल्ड अब्यूज़ हो या चाइल्ड लेबर हो। और अभी भी आप जाएं तो हर दूसरे घर में हम देखते हैं कि बच्चे को ख़ास तौर पे जहाँ पर्दे का इंतज़ाम किया जाता है तो वहाँ बच्चों को काम पे भी लगाया जाता है और पिटाई भी हो जाती है। तो ये अभी तक हम एजुकेट नहीं कर पाए माशरे को। आपको लगता है कि ये कानून के जरिए से कोई एजुकेट कर सकेंगे, ये किसको क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे है? नहीं, आई थिंक हमें जो है ना अपने माशरती रवैये जो हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें बिहेवियर चेंज जो सोसाइटी में है, क्योंकि देखें लॉज तो ऑलरेडी इस्लामाबाद कैपिटल में सारे प्रोविंसेस में लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं। अब नया लॉ इससे ज्यादा और क्या हम ला सकते हैं? लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि सोसाइटी के जो रवैये हैं हमारे यहाँ, एक तो देखें हम जब तक सोशल जस्टिस जो है उसको आई थिंक हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ
जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर किसी तरह का भी जबर करके और ही और शी गेट्स अवे। तो ये जो सोशल जस्टिस है, जब तक हम इसके बोलबाला नहीं करेंगे, हम बच्चों पे और खवातीन पे जो तशद्दुद है हमारे माशरे में, शायद हम इसको ये आपने बात बड़ी अच्छी बात की है। बहुत शुक्रिया मुनाफ्ताब आपका। असल में फारूक, जो इन्होंने गुर्बत की बात की है और जो लोग जाहिर है इतने रिसोर्सफुल नहीं है, उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट आसानी, और बच्चे भी, एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, जो गरीब लोग हैं उन बच्चे बहुत ज़्यादा, तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उनको बड़ा आसानी के साथ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये वाक़यात वहाँ ज़्यादा होते हैं इस तरह के। ये जो बात उन्होंने की है मेरे ख्याल में ये जो चाइल्ड लेबर है ख़ास तौर पे, जिसमें पिटाई भी होती है, अगर आप देख लें कि ट्रकर्स के साथ भी एक बच्चा होता है। अच्छा, इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे, ढाबों पे बच्चा काम कर रहे हैं, किल्न्स के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, घरों के अंदर, और जितना इस्तेसाल होता है ना, उसके बारे में सोच के मैशल मेरा तो जो है खून खोलता है। और वालिदैन को भी ज़ाहिर है पैसे चाहिए, रोजगार का एक लेकिन औलाद को इस तरह से वो करना, भट्टी में झोंकना, मेरे ख्याल में कहीं की अक्लमंदी नहीं है। और हम सारों को वॉर फुटिंग पे, आपको याद होगा एक गाना चलता था कि उठो बेटा आंखें खोलो, और उसके अंदर बच्चा सामने मजदूरी कर रहा है और किसी को नजर नहीं आ रहा। आपको हमें इन तमाम लोगों को झंझोड़ना पड़ेगा कि इट इज नॉट ऑल राइट। जब आप बच्चे थे तो अगर आपको जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में होती थी तो आपकी चीखें निकलती थी। जो बच्चे को आप मार रहे हो या जिस बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो आपने सारी जिंदगी के लिए मसला है, एक इंसान को डैमेज कर दिया। वो नहीं होना चाहिए। बहुत ये बड़ा मसला है। ये मुल्क का मुस्तकबिल, कौम का मुस्तकबिल है ये बच्चे, और आज इनके साथ जो कुछ होगा, जाहिर है बड़े होके फिर ये किस तरीके से प्रोडक्टिव साबित हो सकेंगे। सो इसके ऊपर जितनी तवज्जो, जितना फोकस गवर्नमेंट का, वालिदैन का, साथी का और मुआशरे का होना चाहिए, वो शायद नहीं है, और इसके ऊपर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मिशल बुखारी, फारूक फताफी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।